तो हमारे इस चैप्टर भक्तनी को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी अपने जीवन में जिससे भी मिली और प्रभावित हुई उन सभी के बारे में उन्होंने अपनी किताब स्मृति की रेखाएं में बहुत ही प्यार से लिखा है। हमारा ये पाठ उसी किताब का एक छोटा सा अंश है जिसमें महादेवी वर्मा जी ने अपनी सहायिका या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने घर में काम करने वाली बाई के बारे में बताया है जिनका नाम भक्तनी था और उन्हीं के नाम पे इस चैप्टर का नाम भी भक्तनी है। वैसे ये कहानी ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पता है क्यों? हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही रईस परिवार में जन्म लेने के बाद भी और तो और परिवार की इकलौती बेटी होने के बावजूद भक्तनी जी को काम वाली बाई बनना पड़ता है। तो कहानी महादेवी वर्मा जी की सहायिका भक्तनी के बचपन से स्टार्ट होती है जिनका जन्म एक बहुत ही प्रसिद्ध अहिर के घर में होता है। अब अहिर एक कास्ट सिस्टम ग्रुप होता है जो यूजुअली रईस होते हैं। खैर वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी जिनका नाम वो बहुत ही प्यार से लक्ष्मी रखते हैं। हाँ जी, महादेवी वर्मा जी की जो सहायिका थी उनका नाम शहर आने से पहले भक्तनी नहीं लक्ष्मी था। खैर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लक्ष्मी जी के जन्म के कुछ ही सालों के अंदर अंदर ही उनकी माता जी का देहांत हो जाता है और तो और उनके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो सौतेली माँ थी वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सबसे ज़्यादा तो उन्हें डर इस बात का था कि कहीं उनके पति सारी की सारी संपत्ति लक्ष्मी के नाम पे ना कर दें और इसी डर से उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उनकी शादी करवा दी और सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें अपना मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ गया। तो लक्ष्मी जी का बचपन तो स्ट्रगल से भरा हुआ था। बदकिस्मती ये थी कि शादी के बाद भी उन्हें खुशी नसीब नहीं होती। लगातार उनकी कोख से 3 बेटियां जन्म लेती हैं जिससे उनकी सास और उनकी देवरानी उन्हें दिन रात बस ताने मारती रहती थी और तो और घर की सबसे छोटी बहू होने की वजह से उन्हें ये सारे के सारे काम करना पड़ता था। वही खाना बनाती थी, वही कपड़े धोती थी, वही बर्तन मांजती और तो और धान भी उन्हें ही कूटना पड़ता और वहीं उनकी देवरानियां अपने लड़कों के साथ दिन भर खेलती रहती। जिंदगी में उन्हें खुशियों के कुछ दिन तब नसीब होते हैं जब वो और उनके पति परिवार के सामने बंटवारे का प्रस्ताव रखते हैं। बंटवारे के बाद वो और उनके पति बहुत मेहनत करते हैं और धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन कुदरत को उनकी ये खुशी मंजूर कहाँ थी और उनके पति का देहांत हो जाता है। अब इसके बाद उनके देवरों की नज़र उनकी संपत्ति हड़पने में पड़ जाती है। अब इस समस्या के निपटारे के लिए वो अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा देती हैं और अपने दामाद को घर जमाई बना लेती हैं। जब सब सही चल रहा था तभी कुदरत ने एक बार फिर उनके साथ खेल खेला और उनके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से उनके ससुराल वालों की नज़र उनके संपत्ति पे पड़ जाती है और इस बार उनके देवर दिमाग लगाते हैं और अपने साले की शादी उनकी बेटी के साथ करवाने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन लक्ष्मी कोई बेवकूफ़ तो थी नहीं, उन्हें पता था ये सिर्फ और सिर्फ उनकी संपत्ति में कब्जा करने की साजिश है और वो झट से इनकार कर देती हैं। अब ये बेइज्जती उनके देवर का साला बर्दाश्त ना कर पाता है और एक दिन की बात है जब लक्ष्मी जी घर पे नहीं थी और उनकी बेटियां घर में अकेली थी तो वो घर के अंदर घुस आता है और दरवाज़ा बंद करने लगता है। जिसके बाद लक्ष्मी की बेटी ने जो उसे पूरे गांव के सामने चप्पल, झाड़ू, लाठी जो मिला ना उससे धोया है, इतना धोया है कि पूछो मत। लेकिन जब ये मामला पंचायत के पास जाता है तो लक्ष्मी के देवर का साला एकदम बेचारा बन जाता है और कहता है मुझे तो लक्ष्मी की बेटी ही बुलाई थी। इससे लक्ष्मी की बेटियों की बहुत बदनामी होती है और तो और पंचायत फैसला लेती है कि लक्ष्मी की बेटी और उनके देवर के साले की शादी करवा दी जाए। इस फैसले से ना ही लक्ष्मी खुश थी और ना ही उसकी बेटी, लेकिन पंचायत का फैसला तो पंचायत का फैसला था, उसके सामने भला वो क्या कर सकते थे। अब पंचायत के हिसाब से लक्ष्मी की बेटी और लक्ष्मी के देवर के साले की शादी करवा दी जाती है। लेकिन लक्ष्मी के देवर का साला कोई बहुत अच्छा इंसान तो था नहीं, जिससे घर में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इन लड़ाई झगड़ों की वजह से लक्ष्मी ना ही घर गृहस्थी संभाल पा रही थी और ना ही खेती किसानी में ही ध्यान दे पा रही थी, जिससे वो जमींदार को समय पे लगान भी नहीं दे पाती है और लगातार कई बार लगान समय पे ना दे पाने के कारण जमींदार ना लक्ष्मी को पूरे गांव के सामने कड़ी धूप में खड़ा कर देता है। अब ये बेइज्जती लक्ष्मी बर्दाश्त ना कर पाती है और वो घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के शहर जाने का फैसला लेती है। शहर में लक्ष्मी लेखिका से मिलती हैं। वे उन्हें कहती हैं मैडम जी, मैं कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा, खाना वाना सब कर सकती हूँ, आप मुझे अपने मकान में काम देंगी क्या?
लेखिका को भी एक काम वाली की ज़रूरत थी और वो मान जाती हैं और कहती हैं, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मैडम जी मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन ना मुझे इस नाम से एकदम नफरत हो गई, चिढ़ हो गई इस नाम से। आप एक काम करो, आप ना मुझे एक नया नाम दे दो। लेखिका देखती हैं कि लक्ष्मी फटे पुराने कपड़े पहनी है, लेकिन गले में एक कंठ की माला के साथ वो एकदम साध्वी जैसी लग रही थी। इसीलिए लेखिका उसका नाम भक्तनी रख देती हैं, मतलब भगवान की भक्त। और अब यहाँ से हमारी लक्ष्मी बन जाती हैं भक्तनी, और आगे से हम लक्ष्मी को भक्तनी कहेंगे। तो भक्तनी काम मिलने के अगले दिन ही सुबह सुबह भोर में उठ जाती है। खैर वो ना छुआछूत बहुत ज़्यादा मानती थी और लेखिका की धुली हुई साड़ी भी पवित्र करने के बाद ही पहनी। खैर साड़ी पहनने के बाद वो सूर्य को जल चढ़ाईं और 2 मिनट के लिए जाप करती हैं। उसके बाद वो खाना बनाने चली गई। लेखिका नहा धोकर एकदम कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती हैं और जब उनके सामने खाना आया तो उनके एकदम होश ही उड़ गए। भक्तनी जी ने 4 मोटी मोटी कोयले जैसी काली रोटी दाल के साथ लेखिका के सामने रख दी। लेखिका कहती हैं, अरे ये क्या है, इतनी मोटी काली रोटी और सब्जी कहाँ है? लेखिका के टोकने पर भक्तनी जी कहती हैं, मैडम जी हम तो ऐसा ही खाना खाते हैं, आपको खाना पसंद नहीं आया हो तो हम लाल मिर्च ले आएं या चटनी बना देते हैं। अरे वैसे हमने अपने गांव से अमचूर और गुड़ भी लाए हैं, कहीं तो ले आएं। वैसे भक्तनी जी पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें बातों में कोई हरा नहीं सकता था। और लेखिका भी भक्तनी जी से हार के कहती हैं, बस बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। और वो उसी दाल में 1 रोटी खा के कॉलेज चले जाती हैं। कॉलेज जाके वो पढ़ते पढ़ते इन्हीं ख्यालों में कहीं खो जाती हैं कि गाँव और शहर के जीवन में कितना फ़र्क है। लेखिका सोचती है, कोई नहीं, मैं समय के साथ साथ भक्तनी को शहर के तौर तरीके और खान पान सिखा दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लेखिका तो भक्तनी को शहरी नहीं बना पाई, लेकिन हाँ भक्तनी ने लेखिका को जरूर देहाती बना दिया। लेखिका दाल के साथ मोटी मोटी काली काली रोटी खाना सीख गई, लेकिन वो भक्तनी को एक रसगुल्ला खाना भी नहीं सिखा पाई। वैसे ना भक्तनी जी के अंदर बहुत सी कमियां थीं। वो इधर उधर पड़े हुए पैसे को एक मटके में छुपा के रख देती थी और लेखिका पूछती तो वो कहती, अरे मैडम जी ये भी तो हमारा ही घर है, पैसे इधर उधर पड़े थे, देखा तो संभाल के रख दिया। भक्तनी जी अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना चाहती थी। लेखिका ने कहा, यार तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, कम से कम एक साइन करना तो सीख लो। तो वो कहती हैं, अरे मैडम जी घर में बस हम 2 ही तो हैं, मैं भी आपके जैसे दिन रात पढ़ने लगी तो भला काम काज कौन करेगा। भक्तनी जी लेखिका के कहने पे अपने अंदर कोई बदलाव करने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी यार, लेकिन हाँ वो उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती थी और बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। जब लेखिका किताबें लिख रही होती थी तो कभी उनके लिए तुलसी और अदरक की चाय बना लाती, तो कभी शक्कर डाल के दही। और तो और लेखिका रात को जब तक सो ना जाती वो भी सोती ना थी। कभी उन्हें स्याही ला के देती, तो कभी कोई किताबें, तो कभी कोई फाइल्स। और जब लेखिका की किताब प्रकाशित हुई, मतलब पब्लिश हुई, तो भक्तनी जी तो लेखिका से भी ज़्यादा खुश थी। और इसी तरीके से धीरे धीरे लेखिका और भक्तनी जी के बीच इतना ज़्यादा प्यार बढ़ गया कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। कभी लेखिका गुस्से में कह देती थी, चली जाओ मेरे घर से, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी, तो भक्तनी जी बुरा ही नहीं मानती थी और हंसकर टाल देती थी और कहती थी, मैडम जी आप मेरे बिना रह लोगे क्या। वैसे तो भक्तनी कारावास मतलब जेल से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन जब एक किताब की वजह से लेखिका को जेल हो जाती है तो वो उनके साथ जेल जाने को भी तैयार थी। लेखिका के लिए वो अपने डर को भुला के पुलिस की पूरी फोर्स से लड़ने को तैयार थी। तो ये था लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया भक्तनी जी का संस्मरण। और ये कोई कहानी नहीं, रियलिटी है। भक्तनी जी के साथ जो भी घटनाएं घटी वो सत्य पे आधारित नहीं है, वो सत्य ही हैं। तो आपको कैसा लगा ये संस्मरण मुझे बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।